हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 19 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो कोई ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, लेकिन जितनी भी काम की हैं उनको देख करके और वीडियो को एंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कि WHO हैज़ नॉट अबेंडन्ड कोविड-19 ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें जो आर्टिकल है इसमें ये बेसिकली बताया गया है कि WHO ने कोविड-19 का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इन सब के ऊपर खोजबीन को अभी बंद नहीं किया है। ओके, तो कई सारी रिपोर्ट आ रही थी कि WHO ने इस चीज़ को बंद कर दिया है, अब WHO कोविड-19 के ओरिजिन पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन WHO ने क्लैरिफाई किया है कि वो कोविड-19 के ओरिजिन पर जब तक ध्यान देगा जब तक कि पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो जाता कि कोविड-19 कहाँ से आया था। ओके, तो इसमें हमारे काम का कुछ भी नहीं, बट एक ग्रुप का नाम इसके अंदर में दिया गया है निकालने के लिए। देखो, पॉइंट्स तो हम निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। एक ग्रुप का नाम दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सागो, SAGO, यानी कि साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोबल पैथोजेंस। WHO के अंदर में ग्रुप है, उसके डायरेक्टर जनरल ने इसको क्रिएट किया था। ओके, तो बस यही चीज़ें हैं और इसका काम यही है कि भाई एक तरीके से स्ट्रेटजिक एडवाइस जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखो, बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ भी पूछेंगे। आगे चलते हैं। ये दोनों जो आर्टिकल हैं, इन दोनों आर्टिकल में हमारे काम का कुछ खास नहीं निकलता। ये दोनों आर्टिकल बेसिकली ये बताते हैं कि जैसे अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं, ओके, वेल वाले आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो वेल्स हैं उनके अंदर में जो सोशल चेंजेस यहाँ पर हुए, ओके, तो उनका जो सोशल बिहेवियर में चेंजेस यहाँ पर हुए उसकी वजह से जो हम्पबैक वेल हैं उनकी पॉपुलेशन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर बढ़ गई। ओके, तो इसमें कुछ मेटिंग टैक्टिक्स वगैरह चेंज की सोशल बिहेवियर के अंदर में। ओके, तो जिसकी वजह से इनकी जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पर चेंज हुई। अभी मेटिंग टैक्टिक्स में क्या है कि इन्होंने जो है वो पहले सिंगिंग के जरिए मेटिंग के लिए ये अट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो फिज़िकल कंपटीशन के थ्रू कह सकते हैं कि मेटिंग के लिए अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, तो उस वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। खैर, हमारे लिए कहीं से कहीं तक काम की नहीं। दूसरी जो आर्टिकल है वो भी आपका मीटिंग के बारे में ही है और इसमें सीसिफ्लाई के बारे में लिखा हुआ है। और इनके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि इनके अंदर जो फीरोमोन्स हैं वो डिज़ीज़ को कर्ब करने के काम में आ रहे हैं। मतलब जो डिज़ीज़ ये स्प्रेड करती हैं वो अब कम स्प्रेड यहाँ पर होंगी। और इसमें भी आप देख सकते हो कि मेटिंग के बारे में ही सब जो है वो डिस्कस है, तो हमारे किसी काम की चीज़ें नहीं हो जाती। अगला आर्टिकल उस पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मीडियम डेंसिटी का एमोर्फस आइस, उसकी नई फॉर्म डिस्कवर यहाँ पर हुई है। तो देखो, आइस की अगर हम बात करें तो आइस की दो फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट हैं, एक है आपकी क्रिस्टल फॉर्म और एक है आपकी एमोर्फस फॉर्म। ओके, तो क्रिस्टल फॉर्म अलग होती है, एमोर्फस फॉर्म अलग होती है। क्रिस्टल फॉर्म की बात करें तो लगभग 20 के करीब हमारे पास इस तरीके के फेजेस जो हैं वो मौजूद हैं, क्रिस्टलाइन फेजेस, जबकि हमारे पास एमोर्फस फॉर्म जो है वो सिर्फ 2 तरीके की मौजूद हैं और एक ये अब नई जो है वो डिस्कवर की गई है। तो लगभग 2-3 तरीके की एमोर्फस आइस की फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो क्रिस्टलाइन आइस के अंदर और एमोर्फस आइस के अंदर में अंतर होता है। एमोर्फस आइस को नॉन क्रिस्टलाइन आइस भी कहा जाता है या इसको विट्रस आइस भी यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, इरेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। और क्रिस्टलाइन, आपको पता है कि क्रिस्टलाइन के अंदर में जो है वो मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज रहते हैं हेक्सागोनल लैटिस के अंदर में। अब इतना डिटेल में भी नहीं जाना, बट इतना याद रखो कि जो क्रिस्टलाइन आइस है उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, जबकि जो आपका एमोर्फस आइस है उसके अंदर में जो आपके कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं वो इरेगुलर पैटर्न में रहते हैं। तो यही चीज़ जो है वो डिस्कवर हुई है और अब जो है वो एमोर्फस फॉर्म एक और डिस्कवर यहाँ पर हुई है। अब ये मीडियम डेंसिटी ये सब चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं हो जाती। इतना हमने जान लिया आइस के 2 टाइप, तो इतना ही बतेरा है, बाकी इग्नोर मारो। लिखा हुआ है कि वाई एनवायरमेंटल सर्विलियंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ वाइटल। 12 फरवरी 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कवर की गई थी। कैसे फैला, कहाँ कहाँ क्या कंडीशंस फैल रही हैं। ओके, तो स्पेन वगैरह सारी बातें जो हैं वो उसके अंदर में की थी। सर्विलियंस सिस्टम की बात बहुत थोड़ी सी की थी इन द लास्ट कि भाई कैसे इसको रोका जाए, तो हमने बात की थी कि भाई सर्विलियंस को बढ़ाना पड़ेगा।
अब उसी सर्विलियंस को बढ़ाने के सिलसिले में आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है एनवायरमेंटल सर्विलियंस को बढ़ाने की। आर्टिकल 1 पॉइंट का है सिर्फ, और इतना सारा दिया गया था, इतना सारा हमें नहीं पढ़ना। इस इमेज के जरिए इस आर्टिकल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना सब नहीं आएगा। ओके, तो देखो क्या है कि जो आपका वायरस है ये है आपका H5N1। ओके, H5N1 है। तो ये इसके जो फैलने के कारण हैं वो सब भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि बर्ड से मैमल्स में जाता है, फिर मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन के केसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, और ह्यूमन बॉडी में भी ये धीरे धीरे एंटर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वायरस के जो प्राइमोडियल रिजर्वोयर हैं वो कुछ एक्वेटिक वर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो ऐसी बहुत सारी वाइल्ड एक्वेटिक वर्ड्स हैं जो कि इस वायरस को रखती हैं, मतलब इस वायरस का रिजर्वोयर यहाँ पर बन जाती हैं, और फिर ये जो हैं वो उसको वाटर के अंदर में कंटेमिनेटेड करती हैं, वाटर को कंटेमिनेट करेंगी। और वाटर के अंदर में भी आप देखो कि जो वायरस है उसका लोड आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जिस वाटर पर आपकी जो ये आपका वाइल्ड एक्वेटिक वर्ड्स हैं वो रहेंगी या फीड करेंगी वहाँ पर, ओके, तो वहाँ से ट्रांसमिशन होगा वाटर बॉडी के अंदर में, और वाटर बॉडी जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगी। ओके, कंटेमिनेट होने के साथ साथ इस तरीके के जो वाटर हैं उसके केसेस यूएस, कनाडा और चाइना की लेक्स से उठाए गए हैं, और उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा देखने के लिए मिला है। मतलब देखो ऐसा है कि वर्ल्ड में एवियन इन्फ्लुएंजा है तो वो किसी पानी के स्रोत के पास तो जाएगी, तो पानी में जो है वो ट्रांसमिशन होगा, और उस पानी के सैंपल को आप उठाओ और उसकी टेस्टिंग करो और पता कर लो कि एवियन इन्फ्लुएंजा के केस थे कि नहीं थे। ओके, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि आपने सिर्फ लेक को छेड़ा, आपने बर्ड की पॉपुलेशन को नहीं छेड़ा। मतलब बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, आपने सिर्फ लेक को यहाँ पर जो है वो यूज़ किया, और लेक एनवायरनमेंट का पार्ट है और इसीलिए हम इसको एनवायरमेंटल सर्विलियंस कहते हैं। अगर आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो मैंने कोविड-19 के लिए भी ये तकनीक जो निकल करके आई थी वेस्ट वाटर सर्विलियंस की, उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इंसान के फीकल मैटर के अंदर में कोविड-19 के ट्रेसेस पाए जाते हैं। जब वो फीकल मैटर वेस्ट वाटर में जाता है तो वहाँ पर वेस्ट वाटर में उसके कलेक्शन से, उसके सर्विलियंस से हम कोविड-19 के लोड का पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोविड-19 यानी कि वायरस लोड कितना है। सेम काम जो है वो यहाँ पर आप एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए भी करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो एनवायरमेंटल सर्विलियंस की बात हुई कि इससे क्या होगा, कैसे फ़ायदा मिलेगा। ओके, इतना आपको यहाँ से जो है वो पढ़ना था। इसके अलावा अगर आप देखें तो लेक्स हैं या वेटलैंड्स हैं, वो इस तरीके के एग्जाम्पल हो जाएंगे जहाँ से आप सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करेंगे, और सर्विलियंस जो है वो उसको बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक तरीके से आप देखो कि नॉन इन्वेजिव टूल हो जाएगा, और इसमें अगर आप देखें तो बर्ड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो चीज़ चाहिए वो लेक वगैरह के ज़रिए मिल जाएगी। तो सैंपल वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अब तक क्या है कि अब तक हम जो सैंपल्स हैं वो डेड बर्ड्स से यहाँ पर हासिल करते थे। डेड बर्ड से सैंपल हासिल करने का मतलब है कि आप डायरेक्ट जो है वो टच में आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ख़त्म करके एनवायरमेंटल सर्विलियंस लाने की कोशिश हो रही है। अगर हम देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है बेसिकली, एग सेक्टर की बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एग प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारी जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, मुर्गियां वगैरह हैं या बकरियां, मुर्गियां हैं, ओके, तो वो जो हैं वो पूरी तरीके से फ्लू से वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो उनको जो है वो वैक्सीनेटेड करना भी ज़रूरी है, और सर्विलियंस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड EDNA। EDNA का मतलब होता है एनवायरमेंटल DNA। ओके, अभी फ़िलहाल इसको डिस्कस नहीं कर रहे। EDNA अलग है, वेस्ट वाटर सर्विलियंस अलग है, एनवायरमेंटल सर्विलियंस अलग है। ओके, तो तीनों चीज़ों को आप जहाँ चाहो वहाँ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिव सर्विलियंस सिस्टम मौजूद नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल। ये पूरा आपको यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि सेकंड ओब्राइट मीटेरोइड फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स। तो अब ये एक अच्छा आर्टिकल है और इससे काफ़ी पॉइंट निकल करके आते हैं। 17 अगस्त 2022 को एक मीटेरोइड इंडिया के ऊपर गिरा। ओके, इंडिया के अंदर गुजरात के
2 गाँव में इसके टुकड़े जो हैं वो बिखरे, 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। और गुजरात के अंदर जो जगह थी उसका नाम मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब लगा। ये वैसे बनासकंठा इस टाइप का कुछ यहाँ पर लग रहा है। ओके, बनासकंठा नाम की जगह यहाँ पर लग रही है। तो ये जगह का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो है ये है आपका मीटेओराइट, ऑब्वियस सी बात है। मीटेओराइट इसका नाम है ओबराइट मीटेओराइट। तो आपसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि अभी अभी एक टर्म AUBRITE न्यूज़ के अंदर में रही, ये क्या है? इस तरीके का छोटा क्वेश्चन आपको जस्ट सुना भी होगा तो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। और ये एक तरीके के रेयर मीटेओराइट यहाँ पर होते हैं, और इस तरीके के बहुत ही कम मीटेओराइट जो हैं वो पृथ्वी पर आए हैं। अब तक टोटल 12 मीटेओराइटिक इम्पैक्ट पृथ्वी पर देखने के लिए मिले हैं, जो कि ओबराइट टाइप के थे। ओके, उसमें से 2 इंडिया के अंदर मिले हैं, एक 1852 में गिरा था। 1852 में उत्तर प्रदेश के बस्ती इलाके में गिरा था। तो 2 इलाके आपको याद रखने हैं, एक तो है बस्ती और दूसरा है आपको ये गुजरात का ये वाला इलाका। आपसे एक टफ क्वेश्चन निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है कि बस्ती और ये वाला जो दूसरा है बनासकंठा, ओके, ये इलाके निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट यहाँ पर हुई है, जिसमें ये जो आपके मीटेओराइट हैं ये देखने के लिए मिले हैं। ओके, तो मीटेओराइट इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान में रखना है। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 लोकेशंस हैं जहाँ पर ये जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें ओबराइट की, तो ओबराइट जो हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इग्नियस रॉक्स हैं तो इनके अंदर में जो ऑक्सीजन की कंडीशंस होती हैं वो पुअर होती हैं, यानी ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में होते हैं। और इसी वजह से इनके अंदर में जो ए वेराइटी ऑफ एक्जोटिक मिनरल देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ओके, मतलब ये अर्थ पर नहीं पाए जाते और इसीलिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेयर मिनरल्स हैं। लाइक अगर हम बात करें हीडाइट की, हीडाइट एक मिनरल है और पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, लेकिन पृथ्वी पर बस्ती एरिया में अब ये पाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका ओबराइट मीटेओराइट गिरा था, जो कि इसको मतलब स्पेस से जो है वो लेकर के आया। ओके, तो ये सब थ्योरीज जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि वाई द एरिया बस्ती इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस, नाउ दिस एरिया इन गुजरात इज़ ऑल्सो फेमस। तो ये सब चीज़ें आपको जो हैं वो पता होनी चाहिए। ओबराइट की अगर हम बात करें तो ये मीटेओराइट है, और ये आया कहाँ से इसके बारे में अभी साइंटिस्ट को नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे खोज चल रही है। तो अब जो पीसेज यहाँ पर गिरे दोनों एरियाज़ के अंदर में, इनको नाम दिया गया है देवदार मीटेओराइट। ओके, तो ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट किया है, देवदार है या देवदार है इस ठीक है। तो इसका ये मीटेओराइट नाम है देवदार मीटेओराइट, दोनों को मिलाकर के बेसिकली कहा गया है। और इसके अंदर में अगर हम बात करें तो ये एक ओबराइट टाइप ऑफ मीटेओराइट निकल करके आता है, और इसका नाम लोगों ने जो दिया है वो है आपका देवदार मीटेओराइट। इसके अलावा मोनोमिक्ट ब्रेकिया, ये क्या है? ये हमारे किसी काम का नहीं, और बाकी हमारे काम की कोई चीज़ नहीं हो जाती। इतना डिटेल में हमें भी नहीं जाना, बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ओबराइट, व्हाट इज़ द देवदार मीटेओराइट। ओके, तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं वो हमें जान में रखनी है। इसके अलावा लिखा हुआ है ह्यूमन एंसेस्टर, और इसमें ये बताया गया है कि स्टोन टूल बनाए तो ह्यूमन ने सबसे पहले, बट कहाँ के ह्यूमन ने बनाए, कौन से एंसेस्टर ने बनाए, ये सब बातें जो हैं वो निकल करके आ रही हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि लेक विक्टोरिया के आसपास, जो अफ्रीका में लेक विक्टोरिया है केन्या के अंदर, वहाँ पर 2.9 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन ने सबसे पहले स्टोन टूल बनाए। खैर, हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जगह का नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यायांगा। ये जगह वेस्टर्न केन्या में लोकेटेड है, और यहाँ पर एक्सकवेशन के ज़रिए इन सब चीज़ों को उभारा गया है। तो अगर याद रखना चाहो तो इस जगह का नाम याद रख सकते हो, वरना इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन कॉर्नर इतना ही है, इसमें और ज़्यादा नहीं घुसना। और ये हो गया, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हमने कंप्लीट की, जितना ज़रूरी उतना पढ़ेंगे, बाकी बेफालतू में चीज़ें जो हैं वो कवर करके वीडियो की लेंथ को ना तो बढ़ाएंगे और ना ही इधर उधर की बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।